सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने जेई मेन सेशन 2 के लिए। तो यार आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम वेव ऑप्टिक्स में कवर कर रहे होंगे अपना ऑप्टिकल पाथ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, टारगेट तो मेरा यार यही था कि पिछली वीडियो में ही खत्म करा देता, लेकिन वो वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी थी और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी थी। आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते अगर मैं इसको तुरंत उसी वीडियो में भी बता देता। तो अब चालू करते हैं अपना ऑप्टिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ को समझते हैं। अगर एकदम साधारण बहुत ही अंग्रेजी भाषा में बात करूं कि यार ऑप्टिकल पाथ होता क्या है, या ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट भी बोल देते हैं, चाहे जैसे बोल लो, बोलने के तरीके हैं अपने अपने। अब ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से है कि हाउ लाइट थिंक्स दैट इट मूव्स। बहुत फैंसी सी लाइन है, हाउ लाइट थिंक्स दैट इट मूव्स। अब असलियत में होता यह है कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग पाथ ट्रेवल करती है। ठीक समझ में आया? अलग अलग मीडियम में अलग अलग पाथ ट्रेवल करती है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला? हमने इसको बोला हाउ लाइट थिंक इट मूव्स। हाउ लाइट थिंक इट मूव्स। अब देखो, समझो कि असलियत में होता क्या। जितना तुम्हें जानना है उतनी चीज बता दूंगा, हालांकि बहुत चीजें इस पे भी, बहुत सारी चीजें आगे जितना आगे बढ़ते जाओगे उतनी सारी चीजें पढ़ते जाओगे, लेकिन जितना अपने को नेसेसरी है, जिस तरीके से आने वाले हैं सवाल, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब समझो असलियत में है क्या। मैंने तुमको बोला कि यार ये कोई एक मीडियम है, या तो ग्लास स्लैब मान लो या कुछ भी मान लो, कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है म्यू और इसकी थिकनेस है टी। थिकनेस कितनी है? टी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। लाइट जो है यहां से एंटर कर रही है, लाइट यहां से एंटर कर रही है और अब ये इसको क्रॉस करेगी। क्या करेगी? इसको क्रॉस करेगी। लाइट इसके अंदर गई और अब ये यहां से बाहर निकली। एकदम सिंपल, जो असलियत में होता है, जो असलियत में होगा यही होगा। लेकिन चेंजेस कहां देखे जाएंगे? चेंजेस देखे जाएंगे कि यार लाइट की स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज सी। सही बात है, एकदम बढ़िया कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है सी, 3 × 10⁸। लेकिन अगर किसी ऐसे मीडियम में मेरी लाइट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है? क्या स्पीड ऑफ लाइट म्यू पर डिपेंड करती है, मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है? अगर मैं इस बात को गौर से समझूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही ये होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो मैं इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम लिखता हूं कि भैया इस मीडियम में मेरी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। सुनो भैया, अगर मैं बात करूं कि इस मीडियम में मेरी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, क्या वो हो जाएगी c/μ। अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया। क्या इसमें स्पीड ऑफ लाइट v हो जाएगा c/μ? एकदम लॉजिकल बात है, कोई ऐसी टफ बात तो कर नहीं रहा, एकदम तुझको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। c/μ इसमें हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। अब सुन और क्या बोलता हूं। मैंने ये बोला कि मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे पता है कि भाई साहब डिस्टेंस कवर्ड इज t। मुझे पता है कि कितनी स्पीड से कवर किया है, स्पीड इज c/μ। स्पीड इज c/μ। स्पीड इज, लाइन बना लेता हूं ताकि बांट सकें आधा आधा, ठीक है। स्पीड इज c/μ। अच्छा, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं कि यार इतनी लेंथ इतनी स्पीड से कवर करने में लाइट को कितना समय लगा? एकदम लॉजिकल बात है, एकदम लॉजिकल बात है कि इतना डिस्टेंस लाइट को कवर करना है, स्पीड कितनी है? स्पीड है c/μ। कितना समय लगेगा? t टाइम लगेगा, जो कि हम निकालते हैं। t टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज t, स्पीड इज c/μ, विच इज व्हाट? टाइम इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको कैपिटल T ले लो यार,
टाइम इज म्यू टी बाय सी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा भैया, समझ में आ गया मुझको कि आप क्या बात कर रहे हैं। मुझे यह समझ में आ गया कि इतने समय में म्यू टी बाय सी टाइम में लाइट ने टी डिस्टेंस कवर किया है सी बाय म्यू की स्पीड से। वाह, मजा आया, वाह। ठीक, अब समझो, अगर लाइट किसी मीडियम में ना होती तो वो तो सिंपल ऐसे ही चल रही होती। कितनी स्पीड से चल रही होती? सी स्पीड से चल रही होती, सी स्पीड से चल रही होती। और मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि अगर लाइट वैक्यूम में चल रही है, वैक्यूम में, एयर में है, कोई मीडियम नहीं है, एकदम वैक्यूम है, ठीक, वैक्यूम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अगर लाइट वैक्यूम में चल रही होती तो इतने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती? मेरा सवाल ये है, इतने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती? इतने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती? तो मैं क्या बोलता, अच्छा अब डिस्टेंस निकालना है तो समय का मल्टीप्लाई स्पीड से कर दो, समय का मल्टीप्लाई स्पीड से कर दो। कितना आ जाएगा? म्यू टी बाय सी इंटू सी, दिस इज म्यू टी। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? मेरा डिस्टेंस हो गया म्यू टी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना तो ये समझ में आ गया, समझ ले तेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान ऑप्टिकल पाथ से रिलेटेड पहुंच चुका है। अगर इतनी बात तो ये समझ में आ गई, अब देख बोलने क्या वाला हूं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। अब देख क्या बोलने वाला हूं। अब मैं ये बोलने वाला हूं कि भाई साहब, इतने समय में अगर किसी मीडियम में लाइट चल रही थी तो उसने टी डिस्टेंस कवर किया है। सही बात है क्या? इतने समय में किसी मीडियम में लाइट ने टी डिस्टेंस कवर किया है, और इतने ही समय में लाइट ने वैक्यूम में इतना डिस्टेंस कवर किया है, म्यू टी। और यही होता है ऑप्टिकल पाथ, यही होता है ऑप्टिकल पाथ। अगर तरीके से मैं बनाऊं इस चीज को साथ साथ, तो देखो, ये मेरा वो मीडियम है, ये मेरा क्या है, वो मीडियम है, ठीक। लाइट यहां तक चली, लेकिन अगर एयर में बात करूं तो लाइट यहां तक चली। ये ए बी मान लो, ये ए डैश बी डैश मान लो। सही बात है क्या? अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। अगर मैं और तरीके से बोलूं तो ये दोनों क्या थे? सेम फेज में थे। फेज चेंज नहीं है यहां पे, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फेज चेंज नहीं है, सेम फेज था। लेकिन अगर लॉजिकली बात करें, यहां तक इनका पाथ डिफरेंस क्या था? 0, कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। अगर मैं यहां तक बात करूं, यहां तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। जैसे ही मैंने कोई मीडियम लगाया, जैसे ही कोई मैंने दूसरा मीडियम लगाया, तो यहां पे पाथ डिफरेंस देखने को मिला कि नहीं मिला? बोल। यहां पर पाथ डिफरेंस देखने को मिला। कितना पाथ डिफरेंस देखने को मिला? अब ये सवाल आता है कि भैया कितना पाथ डिफरेंस देखने को मिला? खुद सोच। क्या भैया, क्या भैया, क्या भैया, टी टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम में लाइट ने इस मीडियम में ए से बी चला। एकदम क्लियर, एकदम सही बात, एकदम सही बात। टी टाइम में लाइट ने इस मीडियम में टी डिस्टेंस चला। सही बात है। लेकिन इसी टी टाइम में लाइट ने वैक्यूम में इतना डिस्टेंस चला। लॉजिकल बात है, एकदम लॉजिकल। तो जो पाथ डिफरेंस आया कि भैया कितना पाथ एक्स्ट्रा चली लाइट, वो तो इतना ही है, वो तो इतना ही है। और ये असलियत में कितना है? म्यू टी माइनस टी, जो कि होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस बोलूं, पाथ डिफरेंस, वो यहां पे हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर इतनी चीज समझ में आ गई भैया, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई तुमको, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ गया है तो मजा आ गया, मजा आ गया। पीठ थपथपा लो एक बार, मजा आ गया भाई। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें मजा आ गया। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। अब ये चीज जो होती है, अलग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट करते हैं कई लोग। अगर मैं तुमको
बहुत डिटेल वे में ले जाऊं तो यार कोई लाइट मान लो ऐसे चल रही है, इसमें मैंने कोई एक ऐसे मीडियम ले लिया। अब इस मीडियम में क्या है, इस मीडियम को मैंने और छोटे छोटे मीडियम्स में ब्रेक कर दिया जिनकी लेंथ डीएल 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 होगी। तो फिर मेरे को अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी है तो वो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एन डीएल। अब ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि इसकी डिटेलिंग बहुत है। आई डोंट नो काफी टीचर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जितना जानना है वो बस इतना है कि भैया असलियत में जब लाइट किसी वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो सेम समय में उनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। सेम समय में कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा और वो पाथ डिफरेंस मेरे लिए जरूरी है क्योंकि अब इस चीज को मैं लेके जाऊंगा वाईडीएससी में, इस चीज को मैं लेकर के जाऊंगा वाईडीएससी में। समझ में आया? अब इसी चीज को उठा के ले जाते हैं वाईडीएससी में। क्या तुझे इतना समझ में आया? अरे हाँ या ना बोल। क्या तुझे इतना समझ में आया कि यार ये चीज मेरे को एकदम दिमाग में बैठ गई है कि यार देखो पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यही आगे जाकर के तेरे सवाल में बनेगा। चलो मिटा दूं क्या? ठीक है सर मिटा देते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। अब इसको देखते हैं हम वाईडीएससी के नजरिए से क्योंकि हमारे लिए काम की वही चीज है। चलो अब मैं फटाफट बना लेता हूं एक नॉर्मल सा वाईडीएससी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा पे। सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा पे ही बात करते हैं। ये मेरी स्क्रीन हो गई, ये मेरी हो गई स्लिट्स, सही है ना। और मैंने मान लो इधर लगा दिया एक ग्लास, कोई मीडियम लगा दिया, कोई ग्लास स्लिट लगा ग्लास स्लैब लगा दिया, कोई स्क्रीन सी लगा दी, कुछ भी लगा दिया मैंने जिसका मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। ठीक है, मेरी स्लिट 1 है। अब होगा क्या, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई और मैंने बोला यार हम सेंट्रल मैक्सिमा पे ही बात कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा पे ही बात कर लेते हैं। ये मेरा पॉइंट पी है। अब असलियत में अगर मैं बात करूं, एकदम लॉजिकल बात करूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई बोझ नहीं लेना। अगर लॉजिकली बात करते कि यार अगर ये मीडियम नहीं रहा होता तो क्या होता, अगर ये मीडियम, समझ में आ रहा है, अगर ये मीडियम नहीं रहा होता तो यहां पे क्या होता, तो क्या मैं बोल रहा होता कि डेल्टा पी पर पी पर डेल्टा एक्स 0 है। लॉजिकल बात है यार, इसमें क्या परेशानी है। अगर ये स्लैब या ये कोई भी स्क्रीन इस जगह नहीं रही होती, नॉर्मल वाईडीएससी रहा होता, तो यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता। भैया जितना ये चलिए उतना ये चलिए। लेकिन अब क्योंकि स्क्रीन लगी हुई है, ये स्लिट लगी हुई, ये स्लैब लगी हुई है, कोई एक दूसरे मीडियम का स्लैब लगा हुआ है, तो यहां पर अब ये चीज नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी पीछे देखा है कि जैसे ही मैं स्लैब लगा देता हूं तो असलियत में जो डिस्टेंस लाइट वैक्यूम में कवर कर रही होती है वो ज्यादा होता है बजाय किसी स्लैब के कंपैरिजन में। तो यहां पर अब कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर यहां पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो अब कुछ होगा डेल्टा एक्स इफेक्टिव। इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं x2। तो x इफेक्टिव क्या होता है भैया, x इफेक्टिव क्या होता है, डेल्टा x क्या होता है, x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पे x2 तो एज इट इज x1 इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि x1 इफेक्टिव क्यों लिख रहा हूं, अब ये जो x1 है ये नॉर्मल x1 नहीं रहा, ये नॉर्मल x1 नहीं है, ये x1 चेंज होकर के कुछ और हो गया है, ये x1 चेंज होकर के कुछ और हो गया है और वो हो गया है x1 इफेक्टिव। अब तुम देखोगे तो यहां पर इनिशियली तो पाथ डिफरेंस 0 था, x2 माइनस x1 तो 0 ही है।
यहां पे एक म्यू माइनस वन इंटू टी नाम का अलग से पाथ डिफरेंस आ गया है, और वो आया किस वजह से है? वो आया है ड्यू टू ग्लास स्लैब, ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये चीज तुझे समझ में आई कि नहीं है? ये तेरा पीछे वाली चीज का एप्लीकेशन है जो कि हम YDSC में यूज कर रहे होंगे, और इस प्रकार के सवाल तुझे जरूर मिल रहे होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज समझ में। अब ये तो जीरो है भाई, ये तो हमारा नॉर्मल ही है, ये तो नॉर्मल, अगर स्लैब नहीं होता तो यहां पे जीरो ही होता। तो अब मेरा पाथ डिफरेंस ये है, अब मेरा पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है, अब मेरा पाथ डिफरेंस जो इफेक्टिव आएगा वो आएगा म्यू माइनस वन इंटू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत सुंदर, बढ़िया, एकदम जोश आए रखो, बहुत बढ़िया जोश रखो, बढ़िया। चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से देखते हैं कि भैया आपने तो हमें मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल पॉइंट के लिए बताया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, अब इसको किसी भी जनरल पॉइंट के लिए बनाए तो चलो बना लेते हैं, क्या बात है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, मान लो अब मैं स्लैब लगा देता हूं तुम्हारी यहां पे, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने टी लिखा है ये मान के लिखा है कि भैया इसकी थिकनेस टी रही होगी और म्यू रहा होगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि यहां लिख देता हूं मैं म्यू कॉमा टी। म्यू मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, और टी मेरी थिकनेस है, ठीक है। यहां सोर्स से लाइट आई, ये मान लो किसी इस पॉइंट गई। अरे यार, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है ना, सही बोल रहा हूं ना? चलो काम चला लो, काम चला लो। सर हम क्यों काम चलाएं, आप अपनी ड्राइंग अच्छी कर लो। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे जैसे समय होगा, जैसे जैसे आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, वैसे वैसे ड्राइंग हमारी अच्छी होती जाएगी, ड्राइंग की हमारी शक्ल भी अच्छी होती जाएगी। अभी तुम्हें बुरी शक्ल ही देखने की आदत पड़ी हुई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला कि यार ये मेरा कोई एक पॉइंट है डेल्टा, ये मेरा कोई पॉइंट है पी, ठीक। इनिशियली अगर बात करूं, अगर स्लैब नहीं होता तो यहां पे पाथ डिफरेंस होता x2 माइनस x1, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर स्लैब नहीं होता, लेकिन अब स्लैब लगा हुआ है, स्लैब लगा हुआ है तो कुछ मेरा पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा? इस स्लैब की वजह से, इस स्लैब की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। चलिए देखते हैं कितना आएगा। अब वो हो जाएगा डेल्टा एक्स इफेक्टिव, और वो किस वजह से आएगा? क्योंकि अब x2 नहीं रहा, x2 हो गया x2 इफेक्टिव माइनस x1। x2, अब x2 थोड़ी रहा है, x2 तो तब रहता जब ये स्लैब नहीं होती, स्लैब आ गई तो अब x2 चेंज होकर के x2 इफेक्टिव हो गया। सही बात है ना, कुछ चेंज आ गया तो मैं उसको इफेक्टिव बोल देता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा डेल्टा एक्स इफेक्टिव हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, म्यू माइनस वन इंटू टी। अब जो मेरा पाथ डिफरेंस है एट पॉइंट P, वो ये है। इनिशियली क्या था? इनिशियली ये था, जब मैंने स्लैब लगाया, स्लैब लगाने के कारण से एक ये पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ इस पॉइंट पर, तो वो हमने लिख दिया। अब मेरा डेल्टा एक्स क्या हो गया? नया डेल्टा एक्स क्या हो गया? ये मेरा नया डेल्टा एक्स हो गया। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। अब यहीं से हमारा सवाल राइज होता है कि सर फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंजेस क्या ऊपर नीचे शिफ्ट होंगी, क्या फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा? ये सारी चीजें देखते हैं। तो उस चीज को देखने के लिए मैं कुछ एक नंबर ले लेता हूं, है ना, कुछ भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है, आसान बनाने के लिए, समझने के लिए मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूं। मैं बोल देता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे x2 माइनस x1 मेरा है 4 लेमडा, और म्यू माइनस वन इंटू टी जो है 1.5। अब चिल्लाने मत लग जाओ कि सर यही नंबर क्यों लिए, सर इसको 3 लैम्डा लो, इसको 2 लैम्डा लो, सर इसको 4 लैम्डा लो लिया है तो इसको 1 लैम्डा ले लो, आपने 1.5 ही क्यों लिया? चिल्लाओ मत, सुनो पहले। ये नंबर मैंने जस्ट ऐसे ही ले लिए, कुछ भी ले लिए, तुम कुछ और ले लेना, तुम कुछ और ले लेना, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब अगर ऐसा है
ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना, गौर से सुनो, गौर से, अगर मैं तुमसे बोलूं स्लैब नहीं है, अगर मैंने तुमसे बोला कि ये स्लैब नहीं है, तो ओरिजिनली या इनिशियली पाथ डिफरेंस क्या था? 4 लैम्डा। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। सही बोला है कि नहीं बोला है? इनिशियली अगर ये स्लैब नहीं होता तो डेल्टा एक्स क्या 4 लैम्डा होता? बस यही तो बताना था। अगर 4 लैम्डा था, अगर 4 लैम्डा था तो यहां पे क्या बन रहा होता? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना इस बात को, ज्यादा नेटफ्लिक्स की तरह नहीं देखना है। उठ के बैठ जा तुरंत सोफे पे, सब दिख रहा है मुझको, एक कैमरा लगा रखा है मैंने तुम्हारे घर पे, इसको देखो भाई। डेल्टा एक्स 4 लैम्डा, अगर 4 लैम्डा होता तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनती कि नहीं बनती? बस ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ग्लास स्लैब लगी हुई है तो कुछ पाथ डिफरेंस में चेंज आ जाएगा, कुछ पाथ डिफरेंस में चेंज आ जाएगा। वो चेंज भी क्या मैंने देख लिया है, वो चेंज भी क्या मैंने देख लिया है। बहुत सुंदर। तो अब क्या लिखूं? नाउ पाथ डिफरेंस इज 4 लैम्डा प्लस 1.5 लैम्डा इज 5.5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा। अच्छा, तो ये तो होती है सिक्स्थ डार्क फ्रिंज। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो? ये तो होती है सिक्स्थ डार्क फ्रिंज। सही बोला क्या? अरे बाबा, ये क्या हुआ है? अगर इनिशियली फोर्थ ब्राइट फ्रिंज यहां बन रही थी, स्लैब लगाने से यहां पे सिक्स्थ डार्क फ्रिंज हो गई। अरे बेटे, इसका मतलब आपकी फ्रिंजेस में शिफ्ट हुआ है, आपकी फ्रिंजेस में शिफ्ट हुआ है, आपकी फ्रिंजेस में शिफ्ट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये लिख लिया, ये वाला समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आपकी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं, आपकी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि शिफ्ट इन फ्रिंजेस, तो क्या बोल सकता हूं यार? फोर्थ तुम्हारी फाइनली क्या बन रही है? सिक्स्थ डार्क फ्रिंज माइनस फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। क्या सही बात है? जो ये डिस्टेंस है इनके बीच का, क्या वही मेरी शिफ्ट है? देखो ना, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी मान लो, पहले फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, अब सिक्स्थ डार्क फ्रिंज इनिशियली ऊपर थी, तो ये जो है इतना ही तो शिफ्ट हुआ है, इतना ही तो शिफ्ट हुआ है भैया। देखो ना, ये यहां पे आ गई, सिक्स्थ डार्क फ्रिंज इनिशियली यहां पे थी, अब वो कूद के नीचे यहां पे आ गई, तो इतना शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? इतना शिफ्ट हुआ। तो शिफ्ट इन फ्रिंजेस कितना हुआ? सिक्स्थ डार्क फ्रिंज को क्या लिखूंगा? 5.5 बीटा माइनस फोर्थ ब्राइट फ्रिंज को क्या लिखूंगा? 4 बीटा। सही बात है क्या? अरे सही बात है क्या? सिक्स्थ डार्क फ्रिंज को लिखूंगा 5.5 बीटा और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज को लिखूंगा 4 बीटा। तो कितना शिफ्ट हुआ? क्या 1.5 बीटा। अरे भाई साहब मजा आ गया, अरे भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया। 1.5 बीटा इज द शिफ्ट इन फ्रिंजेस, 1.5 बीटा इज द शिफ्ट इन फ्रिंजेस। नंबर बताओ सर, हमें ये सब नहीं पता, हमें नंबर बताओ कि कितना नंबर शिफ्ट हुआ। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। भाई साहब लेंथ देखो ना कितनी शिफ्ट हुई, कितनी लेंथ शिफ्ट हुई? 1.5 बीटा। भैया एक बात बताओ, इतनी लेंथ शिफ्ट हुई और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है? बीटा। तो 1.5 बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, 1.5 बीटा, 1.5 बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इज 1.5। तो इसका मतलब 1.5 फ्रिंजेस जो है शिफ्ट हुई है, 1.5 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। भैया इतनी लेंथ शिफ्ट हुई, इतनी इतनी लेंथ ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई,
एक फ्रिंज की लेंथ कितनी होती है? बीटा। डिवाइड मार दोगे 1.5 बीटा आ जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है एक। डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको अगर चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बल्कि कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें यूज करना ये कर सकते हो, तरीका ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, तरीका ये है कि भैया कितनी फ्रिंजेस, कितनी लेंथ ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई डिवाइडेड बाय एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है, बस। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर फ्रिंज विड्थ में चेंज नहीं आएगा क्या? फ्रिंज विड्थ में चेंज नहीं आएगा? खुद सोचो, फ्रिंज विड्थ असल में क्या होती है? फ्रिंज विड्थ असल में होती है लैम्डा डी बाई डी। क्या स्लैब लगाने से लैम्डा में चेंज आया? नहीं। क्या स्लैब लगाने से डी में चेंज आया? नहीं। क्या स्लैब लगाने से स्मॉल डी में चेंज आया? नहीं। तो फ्रिंज विड्थ क्यों चेंज होगी? कोई चेंज नहीं होगी, फ्रिंज विड्थ उतनी ही है। फ्रिंजेस में शिफ्ट आता है स्लैब लगाने से। अब स्लैब लगाने से समझ में आया क्या चेंज हो रहा है? स्लैब लगाने से तुम्हारा फ्रिंजेस ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही हैं, फ्रिंजेस ऊपर नीचे शिफ्ट हो रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। फ्रिंज की विड्थ चेंज हो रही है क्या? नहीं, बस फ्रिंजेस तुम्हारी ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। रुको, फ्रिंजेस ऊपर नीचे शिफ्ट करा रहे हो तो ये तो बताओ फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगी कि नीचे? अरे बेटे, ये क्या सवाल पूछ लिया सर आपने। फ्रिंजेस को ऊपर नीचे शिफ्ट तो करा रहे हो, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो रही है या नीचे? अरे भाई साहब, सही सवाल पूछ रहे हो सर, ये कैसे बताएं? अब देख, सिंपल सा लॉजिक है। अगर तूने स्लैब नीचे लगाया है, नीचे वाली स्लिट पे लगाया है, तो फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट होंगी। अगर तूने स्लैब को ऊपर वाली स्लिट पे लगाया है तो फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगी। समझ में आया क्या? आई रिपीट इट अगेन, अगर तूने स्लैब को नीचे वाली स्लिट पे लगाया है तो तेरी फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट होंगी। देख ले, नीचे शिफ्ट हुई है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज नीचे आ गई, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज नीचे आ गई। अगर तूने स्लैब को ऊपर लगाया है तो फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगी, तो फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगी। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही। अगर मान लो यहां भी स्लैब लगा दिया, मतलब दोनों जगह स्लैब लगा है, अलग अलग म्यू का लगा हुआ है, तो क्या करोगे? अलग अलग म्यू का लगा हुआ है तो क्या करोगे? तो भैया दोनों की वजह से आ जाएगा ना, ये दोनों की वजह से पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, दोनों की वजह से पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों की वजह से। एक आ जाएगा इसकी वजह से, एक आ जाएगा इसकी वजह से। देखता हूं एक ऐसा सवाल है मेरे पास क्या, मेरे पास क्या ऐसा सवाल है, लेट मी सी। नहीं, सवाल तो नहीं है यार, सवाल तो मेरे को अभी नहीं दिख रहा जिसमें दोनों लगे हुए हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर अगर एक छोटी सी जगह पे बता देता हूं, चलो। अगर मान लो, कहाँ का मिटाऊं यार, समझ नहीं आ रहा, चलो यहीं बता देता हूं। अगर मान लो ऐसे दोनों जगह स्लैब लगा दिया, इसका मान लो μ1t है, इसका मान लो μ2t है, ठीक है। अगर ऐसे दोनों जगह मैंने स्लैब लगा दिया तो अब तो x1 भी चेंज हो गया। x1 इफेक्टिव क्या हो गया? x1 इफेक्टिव हो गया x1 प्लस μ1t, सॉरी x1 प्लस μ1 माइनस 1 इंटू टी, और x2 चेंज होकर के x2 इफेक्टिव क्या हो गया? x2 प्लस μ2 माइनस 1 इंटू टी। तो डेल्टा x इफेक्टिव क्या हो गया? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो क्या बचा? x2 माइनस x1 प्लस μ2 माइनस 1 इंटू टी माइनस μ1 माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया मेरा पाथ डिफरेंस में चेंज, ठीक है, पाथ डिफरेंस में चेंज। अब तुम्हें नंबर ऑफ फ्रिंजेस लानी है, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, तो इतना डिवाइडेड बाय लैम्डा। समझ में आया? अगर तुमसे डायरेक्टली मैं पूछ लूं कि बताओ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, तो ये जो लिखा हुआ है μ2 माइनस 1 इंटू टी माइनस μ1 माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ऊपर शिफ्ट होंगी या नीचे,
ऊपर शिफ्ट होंगी या नीचे, तो तुम्हें क्या चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर x2 इफेक्टिव बड़ा है, x2 इफेक्टिव बड़ा है मतलब नीचे वाला अगर बड़ा है तो नीचे शिफ्ट होगी, ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर शिफ्ट होगी। मतलब x2 इफेक्टिव बड़ा है तो नीचे शिफ्ट हो गई, अगर x1 इफेक्टिव बड़ा है तो ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, लॉजिकल है ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन अपने को क्या रहना है, अपने को तैयार रहना है कि क्या पता एडवांस में कुछ भी पूछ ले, क्या पता एडवांस में पूछ ले, क्या पता एडवांस में पूछ ले। तो इतना पार्ट तुमको समझ में आया कि नहीं आया? हाथ खड़े करके एकदम सीधे जोर से बोलना है जय माता दी, अगर तेरे को ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, अपने पे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं है कि यार अब ऐसी चीज तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा। एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 है, जो उल्टा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो जाकर के एक बार देख लेना तुम, ठीक है। वैसे मैं खुद से कराऊंगा, अभी जाकर के तुम देख सकते हो अगर तुमने देख लिया हो तो। एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 14 है लाइट वेव्स का, लाइट वेव्स चैप्टर है पहली वाली बुक में, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 देखना है एक्सरसाइज में। ठीक, चलो इतना तुम्हें समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब चलते हैं नई चीज पर। वो नई चीज क्या है तुम्हारी, वो दिखाता हूं मैं तुमको। अब चलते हैं नई चीज पर। चलो भाई, नई चीज है हमारी YDSC लाइक पैटर्न्स। अब इसमें बेसिकली हम तीन चीजें पढ़ रहे होंगे, तीन चार चीजें पढ़ रहे होंगे। एक पढ़ रहे होंगे हम लॉयड्स मिरर, एक पढ़ रहे होंगे हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, एक पढ़ रहे होंगे बिलेट्स लेंस, एक पढ़ रहे होंगे हम थिक फिल्म इंटरफेरेंस। थिक फिल्म इंटरफेरेंस इसमें नहीं आता प्रॉपरली, लेकिन ये चार टॉपिक हैं जो YDSC लाइक पैटर्न्स में आते हैं। क्या क्या आते हैं? लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, बिलेट्स लेंस और थिक फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, आज मैं एक चीज बताऊंगा पहली वाली, जो कि हमारी लॉयड्स मिरर है। तुम लोग शायद जानते भी होगे, कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। नहीं जानते कोई टेंशन ना लो, एकदम ऐसे बताऊंगा कि तुमको मजा आ जाए। ठीक है, चलो तो पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी लॉयड्स मिरर। डबल एल आता भाई, याद रखना। लॉयड्स मिरर में स्पेलिंग टेस्ट लेगा तुम्हारा जी एडवांस है, स्पेलिंग टेस्ट लेगा, स्पेलिंग टेस्ट, लॉयड्स की स्पेलिंग बताओ, चार ऑप्शन, और चारों में तुम्हारा कंफ्यूजन, ओ पहले आएगा कि बाद में आएगा, डबल एल आएगा कि सिंगल एल आएगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए। कौन साला रट के नहीं आया, रट के आओ, रट के आओ पेपर में, है ऐसा होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लॉयड्स मिरर, लॉयड्स मिरर असलियत में क्या है? इट इज लाइक हमारा मिरर यहां पे रखा है और यहां पे मेरी स्क्रीन है। थोड़ा सा अगर तुम्हें रे ऑप्टिक्स की फीलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है, मजा आ जाएगा तुमको वैसे भी। ठीक, ये दूरी C है, ये दूरी मिरर की जो है, मिरर की लेंथ है L, मिरर की लेंथ है L, और ये दूरी है B। B दूरी पर एक सोर्स है लाइट का, ये A ऊपर है। समझ में आया? देखो बहुत सारी लेंस हैं, सबसे पहले इसको लिख दो कि ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। एक मिरर मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली मैंने एक मिरर रखा हुआ है, ये मेरी स्क्रीन है जो कि मिरर से C दूरी पर है, मिरर की लेंथ L है, मिरर का ये कोना सोर्स से B दूरी पर है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली सोर्स जो है मिरर से A दूरी पर है। ठीक है, A दूरी पर है। अब अगर तुम्हें रे ऑप्टिक्स पता हो, फील्ड ऑफ व्यू, थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज हो फील्ड ऑफ व्यू की रे ऑप्टिक्स में, तो समझ जाओगे अच्छे से। नहीं भी पता तो देखो, अगर हमें किसी भी चीज के लिए किसी भी मिरर पे फील्ड ऑफ व्यू देखना होता है तो हम हमेशा मिरर का लास्ट पॉइंट और मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जो मिरर का टॉप मोस्ट पॉइंट है और जो मिरर का लास्ट पॉइंट है, वहां से रिफ्लेक्शन करा लो, उनके बीच की जो जगह होती है वो होती है मेरे लिए फील्ड ऑफ व्यू। एक बेसिक आइडिया ले लिया मैंने, ठीक है, हालांकि इसमें आगे काफी चीज है, जब हम रे ऑप्टिक्स कर रहे होंगे तो एकदम बढ़िया से समझ रहे होंगे।
ठीक, अब ये रे यहां से, ये रे कहाँ जाएगी, ये रे कहाँ जाएगी, ये रे जाएगी तुम्हारी यहां से यहां पर, और ये रे तुम्हारी जाएगी यहां से समथिंग यहां पर। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, तुम्हें भले पैरेलल दिख रही होंगी लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ठीक 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 ठीक, ये लो बेटा, ठीक है। अरे पैरेलल तो नहीं है ना, नहीं पैरेलल नहीं होनी चाहिए भाई, बनेगा नहीं मामला। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या बोला कि यार ये सोर्स से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही होंगी, इस सोर्स से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में। मैंने 3 उठा ली, मेरा मन था 3 उठाने का, ये मैंने प्लॉट करी, यहां पे आई, ये मैंने प्लॉट करी, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां पे आया, और ये जो है मेरा फील्ड ऑफ व्यू दिख रहा है मेरे को, मतलब मेरी चलो ठीक है, मैं सारी चीजें बाद में बताता हूं। अब ये जो चीज है, इस सोर्स से क्योंकि इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, तो ऐसा भी होगा, एक रे एकदम सीधी आ गई होगी और इस पे भिड़ गई होगी। ठीक है, इस पे भिड़ गई होगी। अब अगर मैं बोलूं कि स्क्रीन को सोर्स कहां दिख रहा है, स्क्रीन को सोर्स कहां दिख रहा है, तो स्क्रीन को सोर्स एक तो यहां पर दिख रहा है, और इसको एक्सटेंड करो जरा, ठीक, एक स्क्रीन को सोर्स दिख रहा है यहां पर, हाँ या ना बोलो। अगर तुम्हारी स्क्रीन पर आंखें हैं तो स्क्रीन को एक तो सोर्स दिख रहा है यहां पर, क्योंकि देखो एक बार यहां पर रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक बार रेज पीछे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इस स्क्रीन को अगर मैं देखूं, अरे बेटे एक तो मेरे सामने सोर्स बैठा है, एक मेरे नीचे सोर्स बैठा है, सही बात है ना, सही बात है, लॉजिकल बात है, फील आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, अब गौर से देखो, क्या ये वाईडीएससी टाइप पैटर्न बन गया, देखो, अरे भाई साहब ये क्या है, कोहेरेंट है, कोहेरेंट ही होंगी, एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स दो जगह से दिख, एक ही सोर्स दो बार दिख रहा है एक ही जगह पर, तो ऐसा भी नहीं है कि कोहेरेंट नहीं है, इनकोहेरेंट हो गई, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ दिखने की बात है कि मुझे दिख रहा है वहां पर, असलियत में है क्या, नहीं, तो है तो एक ही सोर्स। ठीक है, अब इसको दिख रहा है कि अरे यार दो सोर्स हैं और ऐसा ऐसा वाईडीएससी पैटर्न हो रहा होगा, लगभग बात तो सही है। कितने में हो रहा होगा, कितने में हो रहा होगा, केवल इतने रीजन में तुमको जो पैटर्न है, जो फ्रिंजेस हैं, वो केवल इतने रीजन में तुमको दिख रही होंगी। फ्रिंजेस जो हैं वो केवल तुम्हें इतने रीजन में दिख रही होंगी, बस इतना ही है लॉयड्स मिरर। है असलियत में क्या वाईडीएससी, असलियत में क्या है वाईडीएससी, लेकिन वाईडीएससी लाइक पैटर्न ये किस तरीके से बना, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भैया एक सोर्स है, एक सोर्स स्क्रीन को दो जगह दिख रहा है ड्यू टू मिरर, इस मिरर की वजह से। ये देखो एक तो सामने दिख रहा है, ये देखो एक तो तुम्हें नीचे दिख रहा है। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो जो इस सोर्स की इमेज बनेगी इस स्क्रीन के लिए, वो तो यहां बनेगी, यहां बनी तो इस स्क्रीन को एक बार इधर दिखा, एक बार इधर दिखा, तो क्या है वाईडीएससी लाइक पैटर्न हो गया। अब अगर गौर से देखोगे तो कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी हो जाएगा भैया इन स्लिट्स से स्क्रीन की दूरी, जो कि हो गई बी प्लस एल प्लस सी। अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा, अब एक बात देखो, इमेज जो ऑब्जेक्ट के लिए बनती है वो तो इधर से भी ए पे ही बनेगी, भैया इसकी इमेज ही तो है ये इमेज है किसकी, इसकी, तो बनेगी ए दूरी नीचे ही। तो अब अगर मैं बात करूं स्मॉल डी क्या 2a हो गया, और लैम्डा तो लैम्डा है ही है भैया, वेवलेंथ तो लैम्डा है ही है भैया, वेवलेंथ तो लैम्डा है ही है, बन गया क्या ये वाईडीएससी, क्या है बन गया वाईडीएससी, डी है, स्मॉल डी है, लैम्डा है। क्या मैं बीटा निकाल सकता हूं इधर से, क्या मैं इधर से बीटा निकाल सकता हूं, लैम्डा डी बाई डी रख के फॉर्मूला यूज करके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया, बस खत्म बात, इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात है। ये लॉयड्स मिरर है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा लॉयड्स मिरर, क्या है ये लॉयड्स मिरर, खत्म। इज इट लुकिंग लाइक वाईडीएससी, is it looking like YDSC? Does we have D, small d, lambda? Can we find beta? क्या हम ये जानते हैं कि फ्रिंज पैटर्न हमको कहां देखने को मिलेगा, जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है, इतने रीजन में हमें फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा, इतने रीजन में हमको दिख रही होंगी फ्रिंजेस बनती हुई, ये लॉयड्स मिरर है, बस खत्म बात, ये मेरा लॉयड्स मिरर है। इस पर एक सवाल भी है, रुको मैं देख लेता हूं एक बार, इस पर एक सवाल भी है, एग्जैक्ट सवाल मैं एक बार देख लेता हूं।
ठीक है, तो सवाल देखते हैं हम। सवाल हमारा दिख रहा है, ठीक है। चलो एक सवाल है 5 5 90 और ठीक है, चलो देख लो। ये मिरर रखा हुआ है, बहुत लंबा हो गया, छोटा कर लेते हैं। ये मेरी स्क्रीन है। स्क्रीन यहाँ से 90 सेंटीमीटर दूर है। इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ 5 सेंटीमीटर पीछे सोर्स है और ये दूरी है 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये दूरी है 1 मिलीमीटर। अब मुझे बताना है सबसे पहला, फ्रिंज विड्थ क्या होगी। फ्रिंज विड्थ क्या होगी? तो फ्रिंज विड्थ तो आराम से निकाल सकते हैं, क्या परेशानी है? फ्रिंज विड्थ निकालने में क्या परेशानी है? बीटा निकालना है। फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। बीटा इज व्हाट? लैम्डा डी बाई डी। क्या मैं डी लिख सकता हूं? लैम्डा दिया हुआ है तो मैं 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या मुझे पता है कैपिटल डी क्या है? हाँ भैया पता है, 5 और 5 10, 10 और 90 100 सेंटीमीटर है। क्या मुझे स्मॉल डी पता है? स्मॉल डी 1 मिलीमीटर प्लस 1, 1 प्लस 1, क्योंकि दूसरा सोर्स 1 नीचे है, तो 2 मिलीमीटर। लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। बीटा निकाल लो, क्या परेशानी? फॉर्मूले में डालो, 5000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सब कुछ मीटर में है। आपका मीटर में फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। बहुत सुंदर। अब दूसरा सवाल जो है वो इंटरेस्टिंग है। दूसरा सवाल क्या था हमारा? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल हमारा है कि हमें बताना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है सिमिलर ट्राइंगल की टेक्निक। सिमिलर ट्राइंगल की टेक्निक, अगर मैं बोलूं कि यहां से रे कहां गई और यहां से रे कहां गई, ठीक है, यहां से रे कुछ यहां तक जाएगी और यहां से रे कुछ यहां तक जाएगी, तो खुद देखो ये वाला ट्राइंगल कौन सा, ये किसके साथ सिमिलर है? इसके साथ। अरे बाबू, हाँ ठीक, इसके साथ। सही बात है क्या? दिस स्मॉल ट्राइंगल, दिस इज सिमिलर विद ट्राइंगल दिस ट्राइंगल दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा मुझको कि भाई साहब ये लेंथ कितनी है। अगर तुम्हें नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है, ध्यान से सुन, कॉन्सेप्ट सुन क्या है। अगर तुझे नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है तो तुझे पता करना पड़ेगा ना कितनी लेंथ में फ्रिंजेस बन रही हैं, कितनी लेंथ में फ्रिंजेस बन रही हैं, और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है। तो इतनी लेंथ में फ्रिंजेस बन रही हैं, एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है, तो इतनी लेंथ में कितनी फ्रिंजेस बन गई। निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? तेरे पास फ्रिंज विड्थ है, तुझे पता है कि एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है। अब तुझे पता करना है कि कितनी लेंथ में फ्रिंजेस बननी है। कितनी लेंथ में फ्रिंजेस बननी है ये तू सिमिलर ट्राइंगल से निकालेगा। अरे हाँ या ना बोल। बहुत सुंदर। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है ये के साथ, तो तू क्या निकालना चाहेगा? तू ये निकालना चाहेगा कि यार मुझे ये पता चल जाए। क्या पता चल जाए? मुझे ये पता चल जाए। लेकिन क्या तेरा यही वो लेंथ है जिसमें फ्रिंजेस बन रही है? नहीं, तेरी लेंथ है ये। तो तू पहले यहां से निकाल x और यहां से निकाल y। तो अब जो तेरा x माइनस वाई है ये वो दूरी है जहां पर फ्रिंजेस बन रही होंगी। कि कितनी लेंथ में फ्रिंजेस बन रही हैं x माइनस वाई में, कितनी लेंथ में फ्रिंजेस बन रही हैं x माइनस वाई में। निकाल, सिमिलर ट्राइंगल लगा। 1 mm मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 शुड बी इक्वल टू x अपॉन, अब देख 90 और 5 95 सेंटीमीटर है। 90 और 5 95 सेंटीमीटर। अब यहां से x निकाल। x कितना आएगा तेरा? ये तो कट गया, 5 से काट इसको, कितना हुआ? 19 19 19 19 19 बटे 1000 है क्या? गलत कर रहा हूं क्या? एक मिनट रुको जरा। 19 mm, हाँ सही है, 19 mm आएगा। सही है, ठीक है। x कितना आ गया? 19 mm
x कितना आ गया 19 mm, x कितना आ गया 19 mm, mm इसलिए ध्यान रखो क्योंकि mm में ही आ रहे हैं तुम्हारे आंसर। अब ऐसे ही y निकाल, y निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल है, y निकालने के लिए कौन सा ट्राइंगल है, ये और ये। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। क्या मैंने गलत मार्किंग कर दी? क्या y ये नहीं है? क्या y ये है? और हमारा x माइनस वाई ये है, ठीक। तो खुद देख, ये दोस्ती, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो ब्लैक से अब मैंने मार्क किया है, ये इज सिमिलर विद ये इज सिमिलर विद ये। निकाल। तो क्या आएगा, 5 और 5 10, ठीक है। 1/10 मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 90 सेंटीमीटर है ना, y अपॉन 90 सेंटीमीटर मतलब 90 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 9 mm। y इज 9 mm, x माइनस वाई तुमको मिल गया, x माइनस वाई तुम्हारा हो गया 10 mm। अब भैया 10 mm में इतनी फ्रिंज, एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है और 10 mm में सारी फ्रिंजेस बनानी है, तो 10 का डिवाइड इससे कर दो, 10 का डिवाइड इससे कर दो, आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी। इसका आंसर है 36 फ्रिंजेस इसका आंसर है, जो कि तुम कमेंट में निकाल करके बताओगे। दिल बनाना है तुमको दिल बनाना है। अगर तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी बना देना यार, मेरे लिए बना देना, क्या बात है, ठीक है। चलो यार, इतना ही मुझे बताना था। आई होप कि तुमको ये समझ में आया हो सवाल, आई होप कि तुमको लॉयड्स मिरर समझ में आया हो, आई होप कि तुमको ऑप्टिकल पाथ लेंथ समझ में आई हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के नजरिए से, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स के लिए हम कवर कर रहे होंगे वेव ऑप्टिक्स। अगली बारी में हम कवर कर रहे होंगे अपना जो बचा हुआ हमारा YDSC लाइक पैटर्न है। मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।